हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इस चैनल के, उन्हें पता है कि हम लोग प्रहार 3.0 की सीरीज के अंतर्गत जो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या अन्य और भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, आरबीआई के एग्जाम्स होते हैं या एसएससी के भी एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए एक जो जीएस की आवश्यकता है उस समग्र सामग्री को एक प्लेटफॉर्म पे आपको वन बाय वन सीरीज के रूप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें से आपकी पॉलिटी अभी तक समाप्त हो चुकी है प्रियांशु सर के द्वारा, और अविनाश सर के द्वारा आपका ज्योग्राफी भी 90% कवर किया जा चुका है। श्रीकांत सर आपकी साइंस एंड टेक की क्लासेस ले रहे हैं रेगुलरली, और मेरे द्वारा हिस्ट्री की अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज छठा क्लास है जिसमें हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आज का जो मेरे एंड से फन फैक्ट है, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ हर बार, और ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सो ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग आंसर करते हैं मेरे क्वेश्चंस का। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे क्लास को या वीडियो को पूरा देखते हैं, जिसमें कहीं से बीच में क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग उसके आंसर कमेंट में देते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्टनिंग फॉर मी। सो कीप इट अप। और आज का जो क्वेश्चन है इस कड़ी में, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं करूँगा, वो आपका हिस्ट्री को से ना होकर के इससे बाहर का है। और हम लोगों को पता है कि कल काउंटिंग होने वाली है। 5 स्टेट के जो इलेक्शंस हुए हैं, विधानसभा इलेक्शंस, उनका रिजल्ट आने वाला है। और इस काउंटिंग की वजह से भी थोड़ा सा आपकी जो हिस्ट्री की क्लास है उसकी कंटिन्यूटी प्रभावित हुई है, परंतु कल के बाद से फिर थोड़ा सा गतिशीलता के साथ हम लोग हिस्ट्री को प्रायोरिटी पे जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और उस कड़ी में जो क्वेश्चन है मेरा आज का, वो ये है कि 5 राज्य जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, आप सभी लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि कौन कौन से राज्य में चुनाव हो रहे हैं जहाँ के नतीजे कल आने वाले हैं काउंटिंग में, और उनमें उनमें बहुमत के लिए कितनी कितनी सीटें चाहिए अलग अलग राज्यों में। इसको आप जरूर कमेंट में अपने आंसर्स दें। और उसके बाद आपकी एक और इन्फॉर्मेशन, जो आप लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि प्रहार 3.0 सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं अविनाश सर के द्वारा। एक डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको बहुत ही कम समय में एक क्वालिटी करंट अफेयर्स का जो पैकेज है, कवरेज, वो दे दिया जाएगा। सो आप स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, और आप देखते रहें और नोट डाउन करते रहें अगर आप सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, मराठा साम्राज्य की हम लोग शुरुआत करेंगे, पर लास्ट वीडियो के कमेंट में अफरोज ने एक क्वेश्चन किया था। उन्होंने कहा था कि सर स्पेक्ट्रम की पढ़ाई कैसे करें। तो इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल में, थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको खींचते हुए, क्योंकि क्लास आज थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा लगेगा, मराठा साम्राज्य काफी विस्तृत टॉपिक है, तो इसके आंसर को मैं थोड़ा सा क्रिस्प में कवर करूंगा, कॉन्साइज में। और इसके आंसर से मुझे लगता है क्लास के सभी विद्यार्थियों को फायदा होगा, जो भी आप लोग देख रहे हैं और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अन्य बच्चे भी, उनको भी फायदा होगा कि स्पेक्ट्रम की पढ़ाई कैसे करें। स्पेक्ट्रम एक, देखा जाए तो काफी बुक्स का एक कवरेज है, एक तरह का एक बहुत ही अच्छा उम्दा नोट्स है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, उसकी एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। तो पूरी बुक अगर आप पढ़ सकें तो ये वेल एंड गुड है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव होता है, हमें और भी सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। तो स्पेक्ट्रम की पढ़ाई कैसे करें? तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम की पढ़ाई कैसे करें, उससे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस क्वेश्चन को कि मॉडर्न हिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, जो शीर्ष प्राथमिकता के टॉपिक्स हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली, उनको मैं, उन टॉपिक्स को आज मैं हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आप उसको पढ़ लें स्पेक्ट्रम से। तो स्पेक्ट्रम के चैप्टर को मैं हाईलाइट ना करते हुए, मैं उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहा हूँ जहां से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है, जो आपके क्वेश्चंस का मैंने देखा है, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चंस पिछले 15 सालों का, 10 से 15 सालों के क्वेश्चंस का, उसमें मैंने लिस्ट बनाई कि मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करीब करीब 20 से 25 पोर्शन ऐसे हैं जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और उनकी मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूंगा, आप लोग पॉज करके या फिर रिपीट करके उसको सुन सकते हैं और लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो उसी के अकॉर्डिंग है, जो आपके शीर्ष प्राथमिकता के टॉपिक हैं, जिस जहां से क्वेश्चंस आता है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, उसके आधार पे ही हमने हेडिंग का चयन किया है। सब्जेक्ट के कंटेंट को हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं, और जो आपको मैं स्लाइड्स देता हूं, स्लाइड्स को बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन उतने कम से कम कॉन्साइज नोट्स में कवर हो जाएं, स्लाइड्स में कवर हो जाएं। और क्लास को अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं और अगर आप उसका नोट्स बना रहे हैं,
तो मैं ये मत समझता हूं कि आप 80% ऑफ द सिलेबस आपका कंप्लीट होता जा रहा है। ऑल्दो टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं है, मैं बार बार हर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर दिक्कत होती है तो फिर टेक्स्ट बुक में जाएं, और ये काम रिपीट करते हैं। इस प्रोसेस को जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपके लिए आपका डेवलपमेंट होगा, सब्जेक्ट का आपका इंप्रूवमेंट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग का भी, और फैक्चुअल आपका बेस भी बढ़ेगा उससे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आपके क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज वगैरह जो चल रहा है अभी, उससे भी आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके एग्जाम के अनुरूप बनाया जा रहा है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, तो आप उनको भी देख सकते हैं एक बार। तो दोस्तों, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो क्वेश्चन आया था उसका रिस्पॉन्स अफरोज जी का क्वेश्चंस था, और मुझे लगता है कि सबके लिए फायदेमंद होगा। तो जिन टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन किया है, आपको मैं उनको एक एक करके बोल देता हूं। जैसे पहला टॉपिक आपका है, स्टार्टिंग से देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मुगल साम्राज्य का विघटन, जो मैंने सबसे पहले क्लास में अपने पढ़ाया था, उसको आप जाके देख भी सकते हैं। जो क्लास के स्टूडेंट हो बराबर देख रहे हैं, और जो कहीं दूसरे स्टूडेंट्स जो बराबर नहीं देख रहे हैं, चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस में। और अपने के डाउट्स अगर आपके हैं तो उसको भी रखें कमेंट में, ताकि हम लोग और हमारी टीम उसको देख करके उन डाउट्स को सॉल्व कर सकें। तो पहला है आपका मुगल साम्राज्य का विघटन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो मेरा दूसरा लेक्चर है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा है विलय, जो स्थानीय अलग अलग सूबे हैं उनका विलय अंग्रेजी शासन में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसमें पंजाब से क्वेश्चंस आता है, मैसूर से क्वेश्चन आता है, आपका बंगाल और अवध के विलय से भी क्वेश्चन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मराठा साम्राज्य, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां से भी क्वेश्चंस काफी आता है, कैसे मराठा साम्राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। और इसके बाद फिर आता है एक चैप्टर आपका गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, जिसको हम बात अभी इसके बाद के क्लास में, आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे एक एक करके, कि कैसे बंगाल के गवर्नर फिर बाद में पूरे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए, फिर बाद में 1858 के बाद वही वायसराय कहलाने लगे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वन बाय वन सारे जो गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस या उनके समय में जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई थी उनको हम पढ़ेंगे, इवेंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, उनको हम याद करेंगे। उसके बाद फिर आपका था कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको भी, इससे भी क्वेश्चंस आता है। जो जमींदारी सिस्टम था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, यहाँ से भी क्वेश्चंस जनरली आता है ना। परमानेंट सेटलमेंट का जो टॉपिक है, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। फिर 1857 की क्रांति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आप सबको पता है क्वेश्चंस आते हैं ही आते हैं। 1857 की क्रांति है, और एक जन आंदोलन, बहुत सारे पब्लिक मूवमेंट हुए थे, वहां से भी क्वेश्चंस आता है, तो पब्लिक मूवमेंट भी हम लोग करेंगे। फिर एक भारत में आधुनिक शिक्षा और प्रेस का विकास, प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस जहां से आपका जो राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, तो इसको भी हम लोगों को देखना है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। शिक्षा और प्रेस का विकास, शिक्षा में आपके मैकाले की शिक्षा नीति और भी जो इंपॉर्टेंट उसमें डेवलपमेंट हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से बहुत क्वेश्चंस आता है कि जो बंगाल में, मुख्य रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ में जो चल रहा था, आपका डिफरेंट मूवमेंट चल रहा था, सामाजिक सोशल फ्रंट पे और रिलीजियस फ्रंट पे, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो इसको आपको, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक तरह से कह सकते हैं भारत के इतिहास में पुनर्जागरण का काल रहा है आधुनिक भारत में, तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, या उससे पहले जो उसके 25 30 40 साल पहले से जो छोटे छोटे सेटअप बनने लगे थे, तो वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उससे पहले पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, इससे क्वेश्चंस आता है, ये भी एक हेडिंग है। उसके बाद आपका है कि बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जैसे बनारस का, कलकत्ता का, सूरत का, लखनऊ का, इस अधिवेशन से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी के बाद फिर गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर बीच में कहें तो दो तीन मुख्य टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे मार्लिमेंटो एक्ट है, या फिर मार्लिमेंटो एक्ट आता है, या मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है, इसको हम संवैधानिक विकास, जो हमारे संविधान का क्रमिक विकास हुआ है,
इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको पॉलिटी भी पढ़ना है और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो यहाँ से भी आता है, हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आप इन पॉइंट्स को अभी तो लिख लें, फिर बाद में हम समय के साथ इसको नोट डाउन करवाएंगे आपको और सब कुछ समझा के आराम से डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। फिर आपका गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन आते हैं, फिर किसान आंदोलन उसमें काफ़ी हुआ था, तो किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जालियांवाला बाग या हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, मूवमेंट हो गया। और मेजर फिर टॉपिक अगर आता है तो असहयोग आंदोलन आता है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर आपका आता है साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी का गठन, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये सब टॉपिक है। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इससे भी क्वेश्चन काफी आता है। इस समय जो आपके गोलमेज सम्मेलन होते हैं, गांधी इम्पैक्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका पूना पैक्ट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पूना पैक्ट से कई बार आपके मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसके भी हम समझना होगा पूना पैक्ट वाले पार्ट को। फिर सुभाष चंद्र बोस के समय आपका त्रिपुरी संकट आता है, और आपके क्रिप्स मिशन, भारत क्विट इंडिया मूवमेंट और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और लास्ट में जाकर हम देखते हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन होता है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और संविधान सभा से क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा कह लें या फिर संविधान सभा से होते हुए संवैधानिक विकास, जो हमारे संविधान का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पिट्स इंडिया एक्ट होते लास्ट में मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर जाके लास्ट में हमारा जो संविधान बनता है। तो इसमें एक बहुत लंबी श्रृंखला है और सबको हम पढ़ते हैं वन बाय वन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो विविध टाइप के होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके कुछ पत्रिकाएं किसने पब्लिश की, पुस्तक हो गए, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, और उसके बाद उसके लेखक हो गए, या फिर पुरस्कार हो गया, या फिर आपके आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो गया, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली यही सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इस एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेचर में बड़े ही श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। उनका अगर आपने एक बार उन पे कॉन्सेप्चुअली पकड़ बना ली तो आई हार्डली थिंक कि आप वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा, वो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर दोगे। तो ये था कुछ टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन, ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा अब कमर कस के बैठ जाएं। मराठा साम्राज्य की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम आज एक ऐसे हीरो के बारे में जानने जा रहे हैं। एक हीरो जो होता है लार्जर देन लाइफ फिगर जिसे कहते हैं, कि कुछ ऐसा कर गया जो कि बहुत ही मुश्किल, कभी कभार कोई व्यक्ति आता है जो ऐसे साहसिक कार्य कर पाता है। तो हम आज मराठा साम्राज्य में शिवाजी का इतिहास पढ़ेंगे। आपने काफी कुछ सुन रखा होगा शिवाजी के बारे में। तो हमने देखा कैसे 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और उसके बाद कैसे उत्तरोत्तर मुगल काल का पतन होता है और यूरोपीय कंपनियां प्रभावित हो जाती हैं, एस्टेब्लिश होने लगती हैं। तो उसमें कई जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्ट्रोंग होने लगते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, उसी में मराठा भी है, मैसूर हो गया। तो मराठा जो है इस इन सारे सूबों में, सारे प्रांतों में सबसे स्ट्रोंग सूबा है मराठा। आप इसकी बाउंड्री देखें मराठा साम्राज्य की, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये आपका साम्राज्य साम्राज्य है। और अपने पीक डेज में जो इनका सबसे प्रभावशाली इनका समय था, काल था, उसमें ये कितना इंपॉर्टेंट इनका बड़ा एरिया होता है मराठा साम्राज्य का। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हर जगह डायरेक्टली इनका शासन है, कई जगह ये वहां से कर वसूली करते हैं, जो हमने पहले भी देखा था चौथ और सरदेश मुखी, और आज की क्लास में विस्तार से देखेंगे इसको। तो ये कैसे इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करते थे, और उसमें से कुछ साम्राज्य जो बाहर वाले हैं उनसे ये कर वसूलते थे। तो ये सब मिला करके इतना बड़ा है। ये लाहौर तक चले गए थे उत्तर में, और ये दिल्ली को बराबर चुनौती देते रहे। ये औरंगजेब के लिए भी हमेशा परेशान, औरंगजेब को बहुत परेशान करते रहे अपने समय में। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य का। तो पहले देखते हैं कि मराठों के उद्भव का कारण, मराठों के उद्भव का कारण मतलब कैसे मराठों का उद्भव हुआ, उदय हुआ। तो दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं कब की, 17वीं शताब्दी की। उस समय चीजें क्या हो रही हैं हमें देखना पड़ेगा।
देखिए, सबसे पहले तो ये मराठों को मुगलों का वास्तविक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। कारण कारण कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एग्रेसिव, सबसे स्ट्रॉन्ग सूबा है, सबसे ताकतवर सूबा है और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़े सूबा बन के निकले हैं, जिससे कारण इनको मुगलों का वास्तविक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। और इसके कारण जो है, इसके उदय का, इसके 3-4 महत्वपूर्ण कारण हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मराठाज। तो सबसे पहले जो सब उस समय का तत्कालीन कारण था, वो था धार्मिक असहिष्णुता वाली नीतियां। सबसे पहला कारण था धार्मिक असहिष्णुता वाली नीतियां। बहुत सारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है उस समय, आपको जो जबरन जो आपका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो थी उस समय, जो स्थानीय राजा थे उनके अंदर एक व्यापक रोष का उदय उभार होता है, और जाकर के इसी का प्रतिफल है कि मराठा जो साम्राज्य होता है उसमें शिवाजी का उदय होता है। दूसरा आपका है महाराष्ट्र में गुरु रामदास द्वारा, समर्थ गुरु रामदास हैं, उनके द्वारा भक्ति आंदोलन का भी समय रहा है। आप देखेंगे कि इंडिया के अलग अलग हिस्से में भक्ति आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा काल रहा है। मध्यकाल में, मध्यकालीन भारत में हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। तो भक्ति आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन हुआ करता है कि किसी भी क्षेत्र में ये वहाँ के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से जोड़ता है। तो ये गुरु रामदास जी द्वारा भक्ति आंदोलन जो चलाया गया था, उसके कारण भी लोगों में एक आपसी सांस्कृतिक गठजोड़ हुआ, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। और तीसरा था जो आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन, जिसके कारण छोटे छोटे टुकड़ों में दक्कन बट गया था, और जैसे बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, आपका मैसूर जो हमने देखा था, इन सब का उदय हो जाता है। उसमें मराठे भी स्ट्रोंग होने लगते हैं। तो ये सब कुछ तात्कालिक कारण थे। और एक उसकी उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, इसे भी आप नोट कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे। भौगोलिक परिस्थितियां भी इसमें कहीं ना कहीं उत्तरदायी हैं। ठीक है, मराठों के उद्भव में भौगोलिक परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, एक टाइम था जब चंबल में डकैत रहते थे। कारण क्या था चंबल में, कि चंबल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफी डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट टेरेन था। वो डकैत आते थे और हत्या लूट करके या डकैती करके भाग जाते थे, उसमें पुलिस को भी बहुत मुश्किल होता था उनको पकड़ने में। तो बीहड़ कहते थे उनको, बीहड़। तो आपका कुछ ना कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी होती हैं, जिसके कारण से कई चीजें वहां निकल के आती हैं। तो इससे भौगोलिक परिस्थितियां भी महाराष्ट्र की जो थी वो मराठों के उद्भव में इंपॉर्टेंट कारण थी। क्वेश्चन में हम आज देखेंगे कि इसमें भौगोलिक परिस्थितियां कैसे मराठों के उद्भव में कारण बनी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपका शिवाजी। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों के बीच शिवाजी निकल के आते हैं। आप देखिए, कोई भी इतिहास में किसी भी व्यक्ति को उठा लें, किसी भी जो इंपॉर्टेंट फिगर है उसको उठा लें, तो वो व्यक्ति अपने आप में सिर्फ अकेला राइज नहीं करता है। उस व्यक्ति के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, एक बैकग्राउंड होता है, जिसमें कई चीजें घटित हो रही होती हैं, सामाजिक फ्रंट पे, सांस्कृतिक फ्रंट पे, आर्थिक फ्रंट पे, राजनीतिक फ्रंट पे। और उन सब के कारण एक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और उससे व्यक्ति का विकास होता है, जो जिसको कहते हैं लार्जर देन लाइफ फिगर। चाहे किसी का भी आप देख लें, अशोक का देख लें, आप अकबर का देख लें, शिवाजी का देख लें, तो कुछ इन परिस्थितियों में शिवाजी का जन्म होता है। कब? 1627 में सिवनेर के किले में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये हम एक एक करके देखते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कहाँ जन्म हुआ था, माताजी का नाम क्या था। तो ये है आपका, माताजी का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और ये आपके थे बीजापुर के अली आदिल शाह के दरबार में नौकरी करते थे। कौन? इनके पिता शाहजी भोसले, शिवाजी के। बीजापुर के शासक नवाब अली आदिल शाह के दरबार में कार्यरत थे। इनके गुरु कौन थे? गुरु समर्थ रामदास। गुरु समर्थ रामदास हमने देखा, इनके समय में भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया था महाराष्ट्र में, जो कि एक तात्कालिक कारण था मराठों के उदय का, उनके सामाजिक चेतना के प्रचार प्रसार का, उनके सामाजिक चेतना के अभ्युदय का। तो गुरु समर्थ रामदास जी के द्वारा जो एक क्वेश्चन बनता है कि दासबोध की रचना इन्होंने की है, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन। तो इन्होंने एक किताब लिखी है दासबोध। इस किताब के आधार पे हमें दिखता है कि इनके जो सिद्धांत थे समन्वयवादी थे। समन्वयवादी मतलब सबको मिला जुला कर चलने वाली प्रवृत्ति, समन्वयवादी, सबको मिलाकर चलने वाली, सबको जोड़ के चलने वाली। तो वैसा इनका प्रिंसिपल था, वैसा इनका सिद्धांत था। संरक्षक इनके कौन थे शिवाजी के? दादाजी कोंडदेव।
1640 में सई बाई से विवाह होता है। किनसे होता है? साई बाई से विवाह होता है। आप देखिए 27 में जन्म हो रहा है और 40 में शादी, 13 वर्ष में शादी हो गई थी शिवाजी की। तो सारे काम वाम से मुक्त होकर के शादी के बाद ये आ गए। फिर तुरंत इन्होंने शादी के बाद आदिल शाही के खिलाफ बीजापुर, जहां पे इनके पिताजी नौकरी करते थे, कार्यरत थे, वहीं बीजापुर के आदिल शाही शासन था बीजापुर में, उसके खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं। और 43 में 43 में मात्र 16 साल की उम्र में ये सिंहगढ़ किले को जीत लेते हैं। ये क्या करते हैं? सिंहगढ़ किले को जीत लेते हैं। दोस्तों हम आगे जाके देखेंगे 1640 में सई बाई से विवाह होता है शिवाजी का, लेकिन इनके अलावा शिवाजी की कुल 7 या कहीं कहीं हिस्ट्री के किसी किसी सोर्सेस में वो 8 ही बताते हैं। तो 7-8 पत्नियां थी शिवाजी की। तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद 1643 में सिंहगढ़ किले को जीतते हैं। नेक्स्ट है आपका 1646 तोंडा का किला। ये कुछ फैक्ट हैं, आप याद रखते जाएं, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बस आप ये इसको याद रखते जाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1654 पुरंदर का किला जीतते हैं। पुरंदर का किला काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी संधि भी हुई है, आगे भी हम देखेंगे इसको। तो 1654 में पुरंदर का किला शिवाजी जीत लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? बीजापुर के जो शासक होते हैं वो अपने सेनापति अफजल खान को बोलते हैं। अफजल खान बड़ा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर व्यक्ति होता है, बड़ा कुशल सेनापति होता है वो। उसको बोलते हैं बीजापुर के नवाब कि आप जाकर शिवाजी को टैकल करो, उनको सबक सिखाओ। तो ये क्या करते हैं? 1659 में बीजापुर के शासक द्वारा शिवाजी को से मिलने भेजता है ये। अफजल खान बहुत ही डिप्लोमेटिक भी था और शक्तिशाली तो था ही शारीरिक रूप से भी। तो उसने कूटनीति तरीके से क्या किया? अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए प्रतापगढ़ के जंगलों में बुलाया कि मिल करके इसको, और वो बड़ा शक्तिशाली था, वो जिसको पकड़ता था उसको वही मार देता था दबोच के अपनी बाहों में, भुजाओं में। तो प्रतापगढ़ के जंगलों में शिवाजी को मिलने बुलाता है। शिवाजी को सारी कहानी पता है। शिवाजी वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेट, वो भी बड़े कूटनीतिक में बड़े माहिर थे। आपने देखा कैसे हैदर अली ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके कैसे मैसूर को बचाए रखा बहुत दिनों तक अंग्रेजों से। तो वैसे ही शिवाजी भी बहुत कूटनीति में भी स्ट्रांग थे, और लड़ाई में तो गुरिल्ला वार में ये उसके जनक माने जाते हैं, हम आगे देखेंगे। तो शिवाजी ने चाल समझ ली, और चाल समझ के बाघ के नाखून पहन के गए थे, व्याघ्र नाखून, और उससे जब गला मिले तो उसके पीछे से ही पूरा फाड़ दिया उसको, अफजल खान को, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1663 में फिर जब मृत्यु हो जाती है अफजल खान की, तो 1663 में क्या करते हैं ये? बीजापुर से शत्रुता लेने के बाद अब सीधे टारगेट करते हैं दिल्ली को। तो स्टेट पीसीएस को निकालने के बाद सीधा यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं ये, कि अब सीधा उसको टारगेट करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को। ठीक है, धौलपुर हाउस दिल्ली में क्या है हमारा? धौलपुर हाउस पता है आप लोगों को? आप लोग धौलपुर हाउस क्या बताइएगा नीचे कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से क्या करते हैं वो 1663 के बाद, अफजल खान पहले मर जाता है 1659 में, उसके बाद 63 से ये दिल्ली की तरफ, दिल्ली के जो किले हैं, मुगल के किले हैं दिल्ली में, जो बैठा हुआ सुल्तान उस समय मुगल के, तो उनके किलों पर लूटपाट और अधिकार करने लग जाते हैं एक एक करके। और 1663 में क्या होता है? औरंगजेब क्या था पहले? औरंगजेब खुद पहले दक्कन का ही नवाब था। जब शाहजहां का शासन दिल्ली में था तो औरंगजेब खुद दक्कन का नवाब था। तो इसको दक्कन के बारे में काफी कुछ पता होता है। तो दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा वगैरह में काम करके आया औरंगजेब। तो 63 में क्या करता है ये जब देखता है कि ये कौन नया आदमी निकल के आ गया है, शिवाजी जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है, तो शाइस्ता खां को पहले भेजता है। शाइस्ता खां एक सेनापति होता है, कमांडर भी होता है, उसको एक विशाल सेना के साथ बोलता है कि जाके इसके साथ युद्ध करने के लिए भेजता है शिवाजी के साथ। तो शाइस्ता खां को कुछ शुरुआत में सफलताएं तो मिलती है, कई मराठे क्षेत्र पर अधिकार भी कर लेता है। पर वर्षा ऋतु हो रही होती है, और उस समय रात्रि विश्राम कहाँ होता है उसका? पुणे में हो रहा होता है। पुणे में रात्रि विश्राम कर रहा होता है अपने तंबू वंबू लगा के। और रात में ही शिवाजी सैनिकों का वेश धारण करके अपने सिपाहियों के साथ उस तंबू पे ही हमला बोल देते हैं, और उसके सिपाहियों को भी मार देते हैं, और शाइस्ता खां का अंगूठा काट लेते हैं। क्या काट काट लेते हैं? अंगूठा काट लेते हैं, और बोलते हैं जाओ, जाके अपने आका को दिखाओ, हमने ये करके तुम्हें छोड़ दिया है। और इतना बड़ा कांड करने के बाद सीधे उसको भगाते हैं, और फिर हराने के बाद फिर रुकते नहीं है, फिर तुरंत सूरत पे अटैक। सूरत कहाँ है आपका? गुजरात पोर्ट पे। सूरत काफी इंपॉर्टेंट हो रखा है कि सूरत में सारे आकर के जो यूरोपीय कंपनियां हैं अपनी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करती हैं एक एक करके। हमने देखा कैसे ब्रिटिश का है, पोर्टुगीज का है, फ्रेंच का है। तो सूरत वाले क्षेत्र पे फिर अब अटैक कर देते हैं शिवाजी शाइस्ता खां को भेजने के बाद। और सूरत वाले क्षेत्र में बड़ी लूट होती है, 1 करोड़ की धनराशि मिल जाती है
सोचिए उस समय 1 करोड़ की धनराशि का क्या महत्व रहा होगा। फिर औरंगजेब क्या करता है, जब देखता है शाइस्ता खां के साथ इस तरह का बर्ताव होता है, इस तरह का उसके साथ वो पराजित होके आता है, तो मैंने देखिए लिख दिया दक्कन का ही सूबेदार था पहले, दक्कन का सूबेदार था औरंगजेब। तो जय सिंह को भेजता है वापस। जय सिंह बड़े काबिल इसके कमांडर थे, तो जय सिंह को भेजता है टैकल करने के लिए। ये जाते हैं मराठों के साथ लड़ाई करने के लिए अपने विशाल सेना के साथ। ये कई मराठे किले को जीतते हैं और अंत में शिवाजी को पुरंदर के किले में, जहां हमने देखा जीते थे पुरंदर के किले को 1754 में, तो वहीं पे पुरंदर के किले में कैद कर लेता है। जय सिंह कैद कर लेता है शिवाजी को, और बाहर से जो रसद की सामग्री आ रही होती है खाने पीने की, उसको भी रोक लेता है। तो शिवाजी ने फिर विवश होकर क्या किया, पुरंदर की संधि की। शिवाजी ने विवश होकर पुरंदर की संधि की। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी को क्या बड़ा ही सेटबैक था, स्ट्रॉन्ग सेटबैक था शिवाजी के लिए, कि 35 जो इन्होंने किले जीते थे उसमें से 23 मुगलों को देने पड़ते हैं। और शिवाजी को बोला जाता है कि अब आप मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे, तो उनको वचन देना पड़ता है इस संधि के अंतर्गत कि आप मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे। और फिर तीसरा जो होता है, अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र संभाजी के साथ आप मुगल दरबार चलिए, औरंगजेब के दरबार में चलना है। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पुरंदर की संधि के। तो ये सारी चीजें बता करके उनको लाया जाता है। उन्हें यही बताया जाता है शिवाजी को कि आपको मनसब में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 5,000 का मनसब दिया जाएगा आपको, और मुगलों के लिए युद्ध करना होगा। लेकिन जब वो औरंगजेब के दरबार दरबार में जाता है, तो औरंगजेब देख करके चकित हो जाता है कि जिसका मैंने इतना नाम सुना था, वो तो बड़ा, उनकी थोड़ी ज्यादा हाइट नहीं थी, वो देखने में कद काठी से बड़े साधारण थे। तो उनको औरंगजेब कहता है कि यही था ये जो हमें इतना परेशान कर रखा था। तो ये औरंगजेब ने क्या करता है, तो उसको फिर धोखे से उसको किला में बंद करवाता है, और शिवाजी को और उनके पुत्र को आगरा के जयपुर महल, ये क्वेश्चन आ रखा है कि कहाँ करवाता है, किस शहर में उनको किले उसको नजरबंद करता है, तो कहाँ करता है, आगरा के जयपुर महल में करता है। 1666 में कैद कर देता है औरंगजेब उनको। ठीक है। फिर वो तो बड़े कूटनीतिक भी हैं, चालाक भी हैं, जिस कहते हैं ना, जीतने के लिए आपके अंदर सारे गुण होने चाहिए, तो वही सारे गुण उनके पास बहुतायत भरे हुए हैं। तो क्या करते हैं फिर, हलवाई की टोकरी, कहीं कहीं किस किताब में फल की टोकरी, सब्जी की टोकरी लिखा है, उसमें बैठ करके छिप करके दोनों पिता और पुत्र भाग निकलते हैं। और भाग करके आते ही फिर एक झटका, फिर से सूरत को लूटते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं वहां से। देखिए आप, मतलब बिल्कुल हीरोइक अंदाज में, जिसको फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना, बस उसी तरह से ये करते जा रहे हैं एक एक करके। नेक्स्ट है, सूरत से जब बहुत सारा पैसा वैसा लेके आ जाते हैं और औरंगजेब के जेल से भी भाग के आ जाते हैं, तो इनका और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। फिर इन्होंने सीधे 1674 में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आता है एग्जाम में, 1674 में राज्याभिषेक करवाते हैं अपना। क्या करवाते हैं, राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक किससे करवाते हैं, तो इनका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित विश्वेश्वर से करवाते हैं, जिनका उर्फ गंगा भट्ट भी कहते हैं, उनका गंगा भट्ट द्वारा करवाते हैं। और रायगढ़ में रायगढ़ में ये अपना राजधानी बनाते हैं और वहीं राज्याभिषेक करवाते हैं। वहीं पे ये छत्रपति और हिंदू धर्म धारक की उपाधि धारण करते हैं। वहीं पे ये छत्रपति और हिंदू धर्म धारक की उपाधि धारण करते हैं। मराठा राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद तुरंत फिर लग जाते हैं साम्राज्य विस्तार में। 76 और 78 में कर्नाटक अभियान स्टार्ट कर देते हैं, जो कि शिवाजी का अंतिम अभियान होता है 76 और 78 में। 78 में जिंजी का किला जीत लेते हैं, जिंजी का किला जीतते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जिंजी का किला है। और उसके बाद 1680 में इनको बुखार आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की। तो कुल 53 साल की इनकी जो है जीवन अवधि है, जीवन काल है, 27 से 80। और उसमें इन्होंने इतना काम कर दिया, एक इतिहास बनाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना करके निकल जाते हैं। तो आप ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है ये वाला दोनों। 74 में 1674 में रायगढ़ में गंगा भट्ट या पंडित विश्वेश्वर द्वारा राज्याभिषेक करवाया जाता है इनका। ठीक है। और कहा जाता है ऐसा कि उनकी पत्नी एक पुतली बाई थी। मैंने बताया आपको कि 7 या कहीं कहीं 8 भी दिया हुआ पत्नियां थी, उसमें से एक पुतली बाई जो थी वो इनके साथ सती हो जाती है। तो शिवाजी के शासन काल में उनका देखते हैं हम कि उनके समय में सैन्य प्रशासन कैसी थी, भू राजस्व की व्यवस्था क्या थी, और जो उनका प्रशासन था वो कैसा था, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले उनके प्रशासन में क्या है, अष्ट प्रधान के प्रशासन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौम, आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वैसे ही कह सकते हैं अष्ट प्रधान में क्या था, ये 8 लोगों का था जो कि उनको केंद्रीय स्तर पे बिल्कुल सेंट्रलाइज टीम थी। एक कह सकते हैं किचन कैबिनेट के मेंबर थे ये शिवाजी के। तो अष्ट प्रधान की व्यवस्था होती थी जिसके अंतर्गत 8 विभाग के 8 मंत्री होते थे, और इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते थे, खुद शिवाजी करते थे। तो पेशवा सबसे पहला तो क्या है, पेशवा। पेशवा क्या थे, राजा के प्रधानमंत्री थे। पहला जो होता है पेशवा का अष्टप्रधान में आते हैं, ये था राजा का प्रधानमंत्री। दूसरा है अमात्य अथवा मजमुआदार। मजमुआदार, मजमुदार भी कहते हैं, मजमुआदार भी कहते हैं। तो दूसरा ये है, आप इनको नाम याद आते हैं एग्जाम में तो उसको आप नाम नोट कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। अमात्य हो गए वित्त एवं राजस्व मंत्री, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, बस इसको रटने वाला है। वाकिया नवीस या मंत्री होते हैं, वो होते हैं राज्य के दैनिक कार्य, जो भी दिन भर में काम हो रहा है उसके बारे में रिकॉर्ड रखते हैं और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखते हैं। फिर सचिव अथवा सुरनवीस, ये क्या करते हैं, ये राजकीय पत्राचार, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते हैं। सुमंत, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सुमंत कौन होते हैं, सुमंत आपके, सुमंत या दबीर ये आपके विदेश मंत्री होते हैं। सेनापति या सर ए नौबत, ये कौन होते हैं, सेना की भर्ती संगठन इनके प्रबंधन देखते हैं। रसद आदि का भी प्रबंध यही देखते हैं, रसद मतलब खाने पीने का भी प्रबंध यही देखते हैं। पंडित राव, पंडित राव क्या है, ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते हैं, कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, अनुदान होगा, उसका दायित्व निभाते हैं। और लास्ट में है 8वां न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस होते हैं। तो इस तरह से 8 अलग अलग नाम है, अमात्य, पेशवा, वाकिया नवीस, सुरनवीस, सुमंत और सरे नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। ये 8 के 8 अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आप इन 8 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इनका भू राजस्व व्यवस्था जो थी शिवाजी के समय में, भू सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण की जो व्यवस्था थी उसको सरेंजामी, सरेअंजामी प्रथा भी कहते हैं, सरे अंजामी प्रथा भी कहते हैं। 1679 में अन्नाजी दत्तो जी द्वारा पहली बार भू सर्वेक्षण करवाया मराठा साम्राज्य का, शिवाजी ने। अन्नाजी दत्तो जी द्वारा भू सर्वेक्षण करवाया गया 1679 में। सबसे पहले आप लोग बताइए किसने करवाया था, सबसे पहले भूमि की जो नपाई करवाई थी, पैमाइश करवाई थी, वो करवाई थी शेरशाह सूरी ने, भू राजस्व वसूलने के लिए। फिर से देखिए, भू राजस्व वसूलने के लिए सबसे पहले जो भूमि की नपाई करवाई थी वो करवाई थी शेरशाह सूरी ने, किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा, ठीक है। तो वही सरेअंजामी प्रथा होता था जो भू राजस्व वाली व्यवस्था को कहते थे, और ये करवाया गया था अन्नाजी दत्तो जी द्वारा, वहां पे सर्वे करवाया गया था, लैंड का सर्वे करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि भूमि को नापने के लिए इन्होंने रस्सी के बदले काठी का प्रयोग स्टार्ट कर दिया, रस्सी के बदले काठी का प्रयोग स्टार्ट किया, लकड़ी की छड़ी होती थी उसका प्रयोग स्टार्ट कर दिया भूमि को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए, ठीक है, मापने के लिए, पैमाइश भी कहते हैं। फिर भू राजस्व में जो आपका को 1/3 से बढ़ाकर 40% कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका टोटल जो राजस्व का पैसा आता था, जो भू राजस्व से आता था, लैंड रेवेन्यू से आता था, उसका शेयर हो गया 1/3 से 40% इनके टाइम में। इन्होंने काफी व्यवस्थित किया था भू राजस्व को। चौथ वो सरदेश मुखी, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। चौथ वो सरदेश मुखी, ये क्या है, चौथ क्या है और सरदेश मुखी क्या है। चौथ के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप याद रखें, दोनों एक तरह का टैक्स टैक्स है। चौथ क्या है, आपने मूवी देखी होगी शोले, शोले मूवी में क्या था, गब्बर सिंह का एक डायलॉग था बड़ा फेमस। गब्बर सिंह का डायलॉग क्या था फेमस, कि गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। अगर आपने मूवी देखी हो तो आप को ये डायलॉग याद होगा कि गब्बर की ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है और वो है खुद गब्बर। तो वही शिवाजी का कहना था कि मराठों के लूटपाट और आतंक से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो खुद है मराठे, मतलब शिवाजी। तो शिवाजी के अगर ताप से बचना है, उनके लूटपाट और आतंक से बचना है, तो फिर शिवाजी को ही पकड़ना पड़ेगा, वही तुम्हें बचाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, पड़ोसी देश या राज्य जिनको भी उनसे उनके आतंक से बचना है, उसको कुल आय का 1/8 1/4 सॉरी 1/4 मराठों को देना पड़ता था, लूट रोकने के लिए, डकैती रोकने के लिए, कि हमारे यहाँ ये ना हो जाए। तो एक तरह से कई बार ये कहा जाता है कि ये डकैतों का राज्य था, जो आप शिवाजी का कहते हैं। कई जो हिस्टोरियन है, अंग्रेज हिस्टोरियन, उन्होंने कहा है कि ये तो कि डकैती करते थे, कोई उतने बड़े सम्राट और उतने बड़े जो कहते हैं योद्धा वैसे तो थे नहीं, कोई दूरदृष्टा, ये तो बस डकैती करते जाते थे, लूट के ले आते थे।
तो मिक्स रेस्पॉन्स है हिस्टोरियंस का शिवाजी के बारे में। पर एनीवे उन्होंने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था अपने समय में, और उनके बारे में हमने सारी पॉइंट्स देखे वन बाय वन। और लास्ट में हमने देखा क्या चौथ, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चौथ क्या है। तो 1/4 जो पड़ोसी राज्य थे उनको मुगलिया राज्य भी कहते थे, उनको अपने क्षेत्र पे, सूबे पे मुगलों का मराठों का आक्रमण ना हो, आतंक ना हो, तो उसको बचाने के लिए 1/4 मराठों को देना पड़ता था। दूसरा था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी में क्या था कि शिवाजी के छत्रपति या सरदेश मुख होने के कारण अगर आप उनको राजा मानते हो तो आप 1/10 जनता उनको देती थी। दो ही कंडीशन है, या तो आप उनको राजा मान लो अपना तो 1/10 दे दो, या फिर आप मानते हो कि नहीं हमारे राजा कोई और है, हमारा राजा वो है नहीं, वो बगल वाले मराठे साम्राज्य के राजा हैं, तो आप उनको चौथ दे दो कि ताकि वो आप पे आक्रमण ना करें। तो ये दो टैक्स की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है फिर सैन्य प्रशासन। शिवाजी के समय में जो सैन्य प्रशासन था उसमें दो तीन जो वर्ड है वो याद रखना। एक पागा है, पागा में अश्वरोही सेना का संगठन को पागा कहते थे। दो प्रकार के सैनिक होते थे इनके टाइम में, एक था बड़गीर, एक था सिलेदार। बड़गीर जो था परमानेंट सैनिकों का वो था समूह, और सिलेदार टेम्पररी समूह था सैनिकों का। ये कॉन्ट्रेक्चुअल थे, जैसे आप देखते हैं ना वैकेंसी भी कई बार एग्जाम में आती है, तो कई बार संविदा की पोस्ट आती है, कई बार स्थायी पोस्ट आती है। तो ये बरगीर जो थे इनको राज्य की ओर से घोड़ा मिलता था, शस्त्र मिलता था, और ये परमानेंट थे। और सिलेदार जो थे ये स्वयं अपना घोड़ा शस्त्र सब रखते थे, जब जरूरत पड़ती थी तो ये बुला के उनको ले आते थे और उनके साथ फाइट करते थे। तो ये सिलेदार थे। इनकी सेना में तोपखाना भी था, अश्वरोही सेना भी थी, छोटी सी नौसेना भी थी, पैदल सेना तो थी। दो तीन जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन का क्या कहना है, तो उसमें से एक स्मिथ है जिनका क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया एग्जाम में, इंग्लिश हिस्टोरियन है ये स्मिथ। इनका कहना है शिवाजी के राज्यों को डकैतों का राज्य कहा है इन्होंने। हमने भी देखा कि चौथ और इसमें क्या था, तो वही बात है, इन्होंने डकैतों का राज्य कहा है कि ये तो लूटपाट और डकैती करते थे, कोई खास नहीं था इनका। और दूसरा, औरंगजेब ने तो जब देखा, जब पहली बार मिला शिवाजी से अपने दरबार में, तो जब देखा कि ये एक साधारण कदकाठी का व्यक्ति हमें इतना ज्यादा परेशान कर दिया था दक्कन में, तो वो बोलता है ये पहाड़ी चूहा, इनको बोलता है ये तो पहाड़ी चूहा है। मतलब गुरिल्ला वार करते थे ये, सामने से कभी लड़ाई, उतनी बड़ी लड़ाई नहीं कभी किया इन्होंने। ये क्या करते थे कि आपके सामने अटैक किया, अगर आपने काउंटर अटैक किया तो ये छुप जाते थे, छुप के भाग जाते थे। सो गुरिल्ला वार कहते हैं। आज भी आप देखें तो नक्सलियों के यहाँ पे, या फिर जो अन्य जो इंसर्जेंसी जो होती है इंडिया के अंदर, उसमें गुरिल्ला वार बहुत होता है, टैक्टिकल वार जिसको कहते हैं। छिप जाना, लड़ाई करना, छिप करके वार करना, अटैक करना, कभी आमने सामने की युद्ध नहीं होती है, हुआ था। तो इसलिए इनको पहाड़ी चूहा भी कहता है। गुरिल्ला वार के ऐसे जनक थे शिवाजी, कहे जाते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक कहे जाते हैं शिवाजी। और मराठा अभिलेखों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मोडी, मोडी लिपि का भी इन्होंने प्रयोग किया था, तो उसका जनक कहा जाता है। मराठा अभिलेखों के लिए, विलेखों के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। तो इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी आप देखिए तो मुख्य रूप से यही तीन चार उत्तराधिकारी थे। एक तो थे छत्रपति संभाजी, 80 से 89 तक। मृत्यु कब हुई थी शिवाजी की? 1680 में। उसके बाद छत्रपति राजाराम 89 से 1700 तक। फिर महारानी ताराबाई आई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। उस समय कौन थी? महारानी ताराबाई। फिर एक थे छत्रपति साहू जी महाराज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और उत्तराधिकारी थे, और इनके पास काफी लंबे समय तक मराठे का साम्राज्य रहा था। और फिर लास्ट में छत्रपति रामराज, ये कौन थे? राजा राम, वो महारानी ताराबाई का के पौत्र थे ये। ठीक है, तो ये थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। छत्रपति संभाजी को देखते हैं पहले। शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में। उनके दो पुत्र, दो पत्नियों, अलग अलग पत्नियों से दो पुत्र होते हैं, एक से है संभाजी, एक से है राजा राम। तो जब शिवाजी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, उसके पहले जब वो जीवित थे शिवाजी, तभी उन्होंने क्या किया था कि मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया था, संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। शिवाजी ने पन्हाला के किले में संभाजी को, अपने ही पुत्र संभाजी को कैद कर दिया था। तो जब इनकी जस्ट मृत्यु होने वाली होती है तो क्या करता है ये राजा राम जो है, ये अपने आप को शासक घोषित कर देता है मराठे का। मराठा की गद्दी पे बैठने के लिए अपने आप को शासक घोषित कर देता है राजा राम, स्वयं को शासक घोषित कर देता है। लेकिन जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है उसके बाद संभाजी कैद से बाहर निकलते हैं और उसे गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, 1689 तक संभाजी गद्दी पे विराजमान होते हैं। संगमेश्वर में वो मुगल सेनापति मुकर्रम खान पर अटैक करते हैं संगमेश्वर में, और वहीं उसी युद्ध में पराजित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। संभाजी की मृत्यु उसी युद्ध में हो जाती है।
और जब संभाजी की मृत्यु होती है तो उस समय उनका पुत्र जो साहूजी महाराज बाद में बनते हैं, वो साहूजी महाराज मात्र 7 वर्ष के थे, और इसलिए राजा राम गद्दी पे बैठ जाता है। वो तो बस बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले और हमें गद्दी पे बैठने का, बैठ जाए जाकर के। तो ये था आपका छत्रपति संभाजी महाराज का कार्यकाल। फिर छत्रपति राजा राम, ये 89 में जैसे ही उनकी मृत्यु होती है ये गद्दी पे बैठते हैं 1689 में राजा राम। 92 में क्या होता है, 92 में मुगल सेनापति जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान हमने पढ़ा था। जुल्फिकार खान कौन था, औरंगजेब के समय में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, और ये ईरानी दल का था। ईरानी दल का बहुत ही प्रभावशाली फिगर था, हमने पहले क्लास में चर्चा की थी आपसे जुल्फिकार खान के बारे में। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसने किस मुगल शासक को सपोर्ट का समर्थन दिया और उसको गद्दी पे बिठाया जुल्फिकार खान ने, और कब बिठाया, ये दो क्वेश्चन का आप जवाब नीचे दीजिएगा। उसके बाद इसने क्या किया, जुल्फिकार खान ने जिंजी में आके घेरा डाल लिया, और जिंजी के किले में घेरा डालने के बाद वहीं पे कैद कर लिया। 8 वर्ष तक राजा राम जिंजी में कैद रहे, और 1700 में जिंजी से भागकर सतारा चले गए, वहीं पे अपनी राजधानी बनाई, और बाद में वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के समय इनका पुत्र होता है राजा राम का शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय वो बड़े छोटे होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं। तो उनकी माँ महारानी ताराबाई वो संरक्षिका बनती हैं। तो महारानी ताराबाई का ये 1700 से लेके 1707, जैसे ही मृत्यु होती है राजा राम की, उसके बाद 1707 तक महारानी ताराबाई रहती हैं। ये संरक्षिका होती हैं अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की। तो अल्पवयस्क पुत्र जो शिवाजी द्वितीय हैं वही वास्तविक शासक हैं, लेकिन उसके संरक्षिका के रूप में इन्होंने सत्ता संभाली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और प्रथम बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठता है। ये क्या नाम है इसका, मुअज्जम, अपने भाई आजम और काम बख्श को हरा करके 1707 में गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और ये क्या है, इसका थोड़ा उदारवादी रवैया होता है मराठों के प्रति। तो ये क्या करता है, साहू को रिहा कर देता है। जो साहू को, संभाजी के पुत्र थे साहू जी महाराज, जो बिल्कुल छोटे थे उस समय, 7 वर्ष के थे उनकी मृत्यु के समय, तो वो भी कैद में थे, उसको बहादुर शाह प्रथम रिहा कर देता है। जैसे ही छूटता है तो बस मराठे की गद्दी के लिए आ जाता है, उत्तराधिकार के लिए कि कहाँ गई गद्दी मेरी। तो यहाँ पे कौन है, महारानी ताराबाई हैं गद्दी पे। तो साहू जी संभाजी के जो पुत्र हैं और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा का युद्ध होता है जिसमें जिसमें महारानी ताराबाई पराजित होती हैं, और पराजित होकर वो दक्षिण की तरफ चली जाती हैं, और कोल्हापुर में जाकर के मराठे का ही एक दूसरा सेंटर होता है कोल्हापुर, वहां से वो शासन चलाती हैं। लेकिन जो सबसे मेन सेंटर था वो सतारा था, जहां पे छत्रपति साहू जी महाराज आके बैठ जाते हैं। तो ये था आपका, ये बड़े कम बुक्स में आपको मिलेगा। दो साम्राज्य हैं, एक कोल्हापुर से भी बाद में एक बिंदु बन जाता है, कोल्हापुर भी एक केंद्र बन जाता है, जो कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है दक्षिण की तरफ। वो वहां पे जाके महारानी ताराबाई, फिर उसके बाद शिवाजी द्वितीय, और फिर इस तरह से उनके उत्तराधिकारी बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्रपति साहू जी महाराज। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके समय में कई चीजें होती हैं। इनके समय में ही पेशवा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाता है मराठा शासन में, और पेशवा बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 1713 में ये बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं, पेशवा नियुक्त करते हैं, जो कि बाद में बहुत ही प्रभावशाली पेशवा बन जाते हैं। और ये इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि मराठा साम्राज्य में जो छत्रपति होते हैं, जो साहू जी महाराज हो गए उस समय तत्काल में थे, वो सब सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे राजा रह जाते हैं। सारे प्रशासनिक कार्यों के लिए, सारे आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही राजा बन जाते हैं मराठों के, और यही नेतृत्व करने लगते हैं पेशवा। 1713 में सबसे पहले कौन बनते हैं पेशवा, बालाजी विश्वनाथ। इनको कौन पेशवा बनाते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज। ऐसा नहीं कि पेशवा पहली बार आए, पेशवा पहले से अष्टप्रधान में शिवाजी के समय में थे। पेशवा क्या थे, प्रधानमंत्री। लेकिन इनके समय में, साहू जी के समय में बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि उस समय कौन थे मराठा शासक। ये है आपका 1731 में कोल्हापुर साम्राज्य से संधि करते हैं साहू जी महाराज, और सत्ता को उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है आप भी गद्दी पे बैठिए। तो आपको दोनों में संधि हो जाती है, कोल्हापुर में और सतारा में। तो आप एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं 1731 वाला। 1708 में छत्रपति की उपाधि लेकर गद्दी पे बैठते हैं साहू जी महाराज। कब बैठते हैं, 1708 में छत्रपति की उपाधि लेकर के।
और हमने देख लिया विश्वनाथ को बनाते हैं पेशवा और यही वास्तविक शासन चलाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है फिर बालाजी विश्वनाथ। हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये बड़े प्रभावशाली पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक इनका शासनकाल रहा। शासनकाल नहीं, पेशवाई रही है कह सकते हैं। तो इन 7-8 वर्षों का की पेशवाई रही है। दोस्तों इस समय 1713 में कौन आ जाते हैं यहाँ पे? फर्रुख सियार। 1719 में, सॉरी 1719 में कौन है? फर्रुख सियार है। उस समय ये आपके सैयद बंधु, हिंदुस्तानी दल के नेता होते हैं सैयद बंधु, जो किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेटर मुगल्स में हमने पढ़ा था। वो आके मुगल एम्पायर की ओर से सैयद बंधु मराठों से संधि करते हैं। और संधि बालाजी विश्वनाथ इतने प्रभावशाली होते हैं कि ये सैयद बंधु को मजबूर कर देते हैं कि वो आकर के मराठों से संधि करते हैं और दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति मराठों को दी जाती है। दक्कन के 6 प्रांतों को से चौथ भी और सरदेश मुखी भी वसूलने की अनुमति मराठों को दी जाती है। हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था कि बहादुर शाह प्रथम ने सिर्फ एक कर को छोड़ा था, सरदेश मुखी को छोड़ा था। सरदेश मुखी आप वसूल सकते हैं, लेकिन फर्रुख सियार दोनों टैक्स के लिए ओके कर देता है, हरी झंडी दे देता है कि आप चौथ भी वसूल सकते हैं और सरदेश मुखी भी वसूल सकते हैं। इसके बदले मराठों को क्या करना था? इसके बदले इस ट्रीटी के अनुसार मराठों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देनी थी मुगल सल्तनत को, और प्रति वर्ष 10 लाख रुपए मुगलों को देना पड़ता था। ये था आपका संधि। इसको मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मराठों का मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। छोटा सा फैक्ट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक ये पेशवा बन जाते हैं। ठीक है। ये आपने सब लोगों ने, मुझे लगता है, ये मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, वो यही बाजीराव प्रथम का कैरेक्टर है। इसी को प्ले कर रहे हैं, बाजीराव प्रथम को। देखते हैं कि मस्तानी का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहे हैं इसमें। तो शिवाजी के उपरांत क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति के सबसे बड़े प्रतिपादक यही होते हैं, बाजीराव प्रथम। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला वार उन्होंने स्टार्ट किया था और जिसके कारण उन्होंने बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, कई युद्ध और किले जीते थे, कई लूट और उससे बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया था, तो उसके बाद उस गुरिल्ला युद्ध युद्ध पद्धति का शिवाजी के बाद सबसे बड़े प्रतिपादक यही होते हैं। ये हिंदू पदपातशाही के आदर्श का प्रसार करते हैं, मतलब हिंदुइज्म का भी प्रसार करते हैं। दूसरा, फिर मुगल साम्राज्य के साथ इनका निरंतर संघर्ष होता है। और इनका एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर सड़े हुए वृक्ष के तने पर वार किया जाए तो पूरा शाखा स्वयं ही गिर जाएंगी। तो ये बड़ा फेमस कोट है बाजीराव प्रथम का कि सड़े हुए वृक्ष के तने पर अगर प्रभाव किया जाए, उस पर वार किया जाए, तो शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। इनका देखिए निजाम से लगातार संघर्ष चलते रहा। 1728 में मालखेरा का युद्ध हुआ, निजाम और मराठों का युद्ध। इसमें फिर मूंगी शिवरात गांव की संधि हुई थी, मूंगी शिवरात गांव की संधि इस युद्ध के बाद, जिसमें से निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए मान गए थे, स्वीकार कर लिया था उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी देना। और इससे क्या पता चलता है हमें कि हैदराबाद राज्य पे भी मराठों का नियंत्रण हो गया था। मूवी में भी दिखाया गया इस फैक्ट को। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 1728 में क्या है? मालवा की विजय करते हैं ये। 1728 में मालवा। मालवा का रीजन कौन सा है दोस्तों? मालवा का रीजन आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपका जो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ये सब जो रीजन है आपका, ये मालवा प्रदेश में आता है। आप ज्योग्राफी में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेश है। यहाँ की प्रमुख पैदावार सोयाबीन है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक सोयाबीन का मध्य प्रदेश ही है। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में अगर कहीं होता है तो वो मालवा में ही होता है। आपका जितना आपने नाम सुना होगा, रतलाम का नाम सुना होगा आपने, उज्जैन का नाम सुना होगा, भोपाल का सुना होगा आपने, इंदौर का सुना होगा, ये सब मालवा क्षेत्र में ही आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उपजाऊ जमीन है ये मालवा। और इसके बगल में आपका गुजरात का बॉर्डर लगता है और राजस्थान का भी थोड़ा सा बॉर्डर लगता है मालवा वाले रीजन से। तो उसको भी विजय कर लेते हैं। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ गए आप? यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है, झांसी वाला रीजन होगा, झांसी ललितपुर वाला जो रीजन हो गया आपका, ये सब रीजन बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश का सदर्न पार्ट, दक्षिण का हिस्सा जो लंबी पट्टी चलती है, और एमपी का नॉर्दर्न पार्ट, उत्तर वाला हिस्सा, वहां पे राजा छत्रसाल वाला क्षेत्र है, राजा छत्रसाल का क्षेत्र है। तो उस समय इलाहाबाद के जो गवर्नर होते हैं
वो होते हैं मोहम्मद खान बंगस। बंगस पठान भी कहते हैं, मूवी में भी दिखाया गया बंगस पठान। तो इलाहाबाद के गवर्नर गवर्नर होते हैं मोहम्मद खान बंगस, और ये अटैक करते हैं छत्रसाल पे, मतलब बुंदेलखंड पे। तो छत्रसाल सहायता मांगने जाते हैं, किनसे? बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम से, मराठों से। तो जब वो आते हैं तो उनके दरबार में जो इतिहास के सोर्सेस हैं, जैसे मूवी में तो दिखाया गया है कि जो मस्तानी है छत्रसाल की बेटी हैं, पुत्री हैं, परंतु जो इतिहास के सोर्सेस है उसमें है कि वो एक नर्तकी होती हैं छत्रसाल के दरबार में। तो उसी में आपके आते हैं और वहां पे बुंदेलखंड में जो आपका अटैक करते हैं जब पठान, बंगस पठान, तो छत्रसाल का शासन होता है। छत्रसाल इनसे मदद मदद मांगते हैं, किनसे? बाजीराव प्रथम से। फिर बाजीराव प्रथम आते हैं सहायता देने के लिए। तो जब आते हैं उनके दरबार में तो उनकी नर्तकी होती है उनके दरबार में, जिनका नाम होता है क्या? मस्तानी। और उन्हीं से फिर बाद में इनका प्रेम प्रसंग भी हो जाता है। और जबकि ये पूर्व में विवाहित थे, बाजीराव प्रथम क्या थे? विवाहित थे पहले से ही। और फिर उनको लेकर के अपने मराठा साम्राज्य भी जाते हैं, जहाँ बहुत विरोध होता है, अपनी मूवी में भी देखा है। तो फिर इनका कोई विशेष वो नहीं है मस्तानी का, पर यह है कि बाजीराव प्रथम जाते हैं सहयोग करने के लिए और फिर इनको, छत्रसाल को सहयोग देते हैं। बाद में फिर ये गुजरात विजय भी करते हैं। आगे देखते हैं तो 1737 में बाजीराव प्रथम सीधे दिल्ली पे आक्रमण, दिल्ली फिर से आक्रमण करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला से मालवा की सूबेदारी ले लेते हैं। मालवा प्रांत मैंने बताया आपको। मोहम्मद शाह रंगीला तो कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में बस आराम से किले के अंदर रंग रलियां मना रहा है। वहां जाके दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और 3 दिन तक पूरे मुगल एम्परर के जो बाहर का पूरा क्षेत्र है वहां पे अपनी सेना को बिठा रखते हैं और 3 दिन तक घेरे रखते हैं। तो मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही अयोग्य शासक था, आपको पता है। ये क्या करता है? मालवा की सूबेदारी भी दे देता है और 13 लाख रुपए वार्षिक धनराशि देने का आश्वासन भी दे देता है। ठीक है। और ये सब करके फिर वापस लौटते हैं बाजीराव प्रथम। फिर बाद में मुगल बादशाह क्या करता है? निजाम को मराठा से लड़ने भेज देता है। निजाम को बोलता है, निजाम भी वहीं पे उनको बराबर बोलते रहता है कि बड़ा बुरा हाल है दक्कन में, आप कुछ कीजिए। तो फिर बोलता है चलो तुम लड़ो, मैं अपनी सेना भी तुम्हारे पीछे रखूंगा, तुम जाके लड़ो। तो निजाम फिर जाता है मराठों से भोपाल में लड़ता है। कहाँ पे? भोपाल के पास युद्ध होती है। फिर इसमें वही होता है, निजाम की पराजय होती है। मालवा क्षेत्र में मराठों को स्वीकार किया जाता है। मालवा क्षेत्र में मराठों को स्वीकार किया जाता है। बसीन व सालसेट भी जीत लेते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटियां दोनों दोनों जीत लेते हैं। कौन? मराठे। जिसके लिए बाद में देखेंगे कैसे अंग्रेज इसके लिए काफी युद्ध भी करते हैं। और 1740 में फाइनली बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी वो कुछ ये हैं कि मराठा परिसंघ का उदय होता है इनके शासनकाल, इनके पेशवाई में। बाजीराव प्रथम की पेशवाई में मराठा परिसंघ का उदय होता है। इसका जो कारण था दोस्तों, कि जो पेशवा थे वो मूल रूप से ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। और जो मराठे साम्राज्य में जो क्षत्रिय वर्ग होते हैं उनको एक तरह से, जो हिस्ट्री के सोर्सेस कहते हैं, उनको भी एक तरह से वो करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कि आप दिखने, क्योंकि वो उनका कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि छत्रपति जो होते हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं। तो जो उनका शासक वर्ग होता है वो पूरा का पूरा पेशवाओं के हाथ में आ जाता है, जो कि ब्राह्मण होते हैं। तो क्षत्रिय वर्ग का को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कन्फेडरेशन, कन्फेडरेसी का गठन किया जाता है, जिसमें से 5 कन्फेडरेसी मुख्य रूप से निकल के आता है। और उनके जो शासक होते हैं वो मराठे होते हैं, वही गवर्न करते हैं। तो एक एक करके देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है या फिर मैच करवाने के लिए भी आता है, सुमेलित करवाने के लिए। तो ग्वालियर में कौन है? सिंधिया। आज आप देखिए सिंधिया के बारे में बताइएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल यूक्रेन में घूम रहे हैं, तो ये कौन से मंत्री हैं केंद्र में? ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में कौन से मंत्री हैं? ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। उसी वंश के हैं ये सिंधिया। ग्वालियर में इनका साम्राज्य होता है। इंदौर में होलकर साम्राज्य होता है, जिनसे एक बहुत महत्वपूर्ण शासिका बाद में निकल के आती हैं, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। तो मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में होलकर परिसंघ की स्थापना होती है। कहाँ? इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। इंदौर मैंने कहाँ बताया आपको? यह है आपका इंदौर, मालवा में। नागपुर, नागपुर का, नागपुर में आप, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे क्या है? भोंसले। भोंसले जो होते हैं आपके, ये मराठे होते हैं। ये नागपुर में भोंसले होते हैं। आपने देखा शिवाजी के पिताजी का भी नाम भी क्या था? भोंसले था, शाहजी भोंसले। फिर पुणे में पेशवा होते हैं। पुणे में कौन होते हैं? पेशवा। बड़ौदा में कौन होते हैं? गायकवाड़।
ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। बाजीराव प्रथम के काल में उज्जैन में ग्वालियर क्षेत्र पर सिंधिया ने आधिपत्य कर लिया। अब एक चीज और देखिए, बाजीराव प्रथम के काल में क्या हुआ था, सिंधिया कहाँ बैठे थे, ग्वालियर में, और उज्जैन कहाँ था, इंदौर के पास। इंदौर में कौन बैठे थे, होलकर। तो इंदौर के पास जो उज्जैन था, उज्जैन में ग्वालियर क्षेत्र पर सिंधिया ने आधिपत्य कर लिया। ठीक है। उज्जैन कौन सी नदी किनारे है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, बहुत ही फेमस नदी है। और फिर गायकवाड़, और उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग भी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, कई बार एग्जाम में स्टेट पीसी से पूछा भी जाता है, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। गायकवाड़ कहाँ है, बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में। और नागपुर के रघुनाथ राव भोसले नागपुर में कन्फेडरेशन का को एस्टेब्लिश करते हैं। तो बाजीराव प्रथम के समय में मराठे परिसंघ का की स्थापना हुई थी, उसका उदय हुआ था। अब नेक्स्ट जो पेशवा आते हैं होते हैं बालाजी बाजीराव। ये होते हैं बाजीराव प्रथम के पुत्र। ये 21 साल रहते हैं, और इनके समय में क्या होता है, 1761 में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, हम देखेंगे अभी स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। तो बाजीराव प्रथम का पुत्र है बालाजी बाजीराव। इनको नाना साहेब भी कहते हैं। ये 1857 में जो नाना साहेब थे उनसे अलग हैं, ये वो अलग थे। और मराठा राज्य का जो सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो इनके शासनकाल में ही होता है, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में नहीं होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाजीराव प्रथम इतने प्रभावशाली थे तो उनके शासनकाल में रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल में सबसे बड़ा एरिया होता है मराठे साम्राज्य का। दिल्ली में अभियान चलता है इनका, दिल्ली में अभियान किया इन्होंने, निजाम से भी युद्ध किया बालाजी बाजीराव। पर इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो हुआ अहमद शाह अब्दाली का वो आक्रमण। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को एक आक्रमण नहीं हुआ है, 1748 से लेकर 67 तक इसने कई आक्रमण किए हैं, 13-14 आक्रमण किए हैं इस कालखंड में, 19-20 साल में। तो जो सबसे निर्णायक आक्रमण था 1761 में हुआ था, वो किसने किया था, अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और इसमें क्या है देखते हैं, मराठों के सेनापति सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ, ये नाम ज्यादा पूछा जाता है, सदाशिव राव भाऊ। इनके नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली जाती है, और वहीं जाकर के फिर ये लड़ाई करते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली की सेना से करते हैं। इसका तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, इसका तात्कालिक कारण था कि मराठों के द्वारा लाहौर लाहौर तक पहुंच गए थे मराठे। लाहौर से अपने वाइस राय, इनका वाइस राय कहें या दूत कहें, इनके राजदूत कहें, वो तैमूर शाह बैठे हुए थे कहाँ, लाहौर में। किसके वाइस राय थे, अहमद शाह अब्दाली के वाइस राय थे, वो बैठे हुए थे लाहौर में। उसे निष्कासित कर दिया था मराठों ने। ये तात्कालिक कारण था, एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो उसके रिवेंज में, उसके रिएक्शन में अहमद शाह अब्दाली तीसरा युद्ध करता है मराठों के साथ। 1757, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखिए, 1757 की लूट के बाद, 57 में लूट किया है ये, तो दिल्ली आगरा मथुरा तक पहुंच गया था लूट करते करते ये। तो जब वापस लूट के जब जा रहा था तो उसके पहले इसने 3-4 काम कर दिए थे। पहला तो आलमगीर टू को सम्राट बना दिया था इसने। दूसरा, इमाद उल मुल्क को वजीर बना दिया था, इमाद उल मुल्क को। और तीसरा, रोहिल्ला सरदार नजीब उद्दौला, नजीब खान, ये रहा नजीब खान, को अमीर नहीं सॉरी मीर बख्शी बनाया गया, और इसी को मुख्य एजेंट भी बनाया गया। ये क्वेश्चन ही पूछा गया कई बार एग्जाम में, ये किसको मीर बख्शी और मुख्य एजेंट बनाया था वापसी के पहले, 1757 की लूट के बाद। तो किसको बनाया था इसने, नजीब उद्दौला कहें या फिर मीर नजीब खान, इसको बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना एक तरफ होती है सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में, सदाशिव राव भाऊ हमने पिछले स्लाइड में देखा था। और सामने वर्सेस इतनी बड़ी फौज होती है, सब लोग किसके साथ थे, अहमद शाह अब्दाली के साथ थे, क्योंकि ये सब लोग परेशान थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी, ये भी परेशान थे। रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला, जिसको हमने देखा, इसको क्या बनाया था उसने 1757 में जाने से पहले, लूट के बाद, मीर बख्शी या अपना मुख्य एजेंट, नजीब खान भी कहते हैं इसको। फिर हाफिज रहमत खां को, शाहुद्दौला है, डूंडी खान है, ये सब एक साथ थे। इनकी सेना, बहुत बड़ी सेना के बीच युद्ध होता है, और सामने थी मराठा सेना। और ये युद्ध हुआ था, डेट पूछा जाता है, अब भी डेट पूछा जाता है एमपी में, यूपी के पीसीएस एग्जाम में, कि किस डेट को हुआ था। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये मराठों की निर्णायक हार थी ये।
और इससे सदमा लगता है और बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है इस सदमे से। एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट और है कि इसमें जो हार की सूचना मिली सबसे पहले मिली थी, वो एक व्यापारी के द्वारा कोड वर्ड में दिया गया था, जिसमें उसने कुछ ऐसा बोला था कि हमारे 2 मोती विलीन हो गए और कितने हमारे सोने चांदी खत्म हो गए, और मतलब इस तरह से उन्होंने कुछ इस कोड वर्ड में बताया था कि हम हार चुके हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि युद्ध युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो काशीराज पंडित ये युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, और उन्होंने बोला था कि पानीपत का तीसरा युद्ध यह पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है किसने बोला है? ये थे काशीराज पंडित, ये प्रत्यक्षदर्शी थे उस युद्ध के। उसके बाद छोटा छोटा कार्यकाल आता है पेशवा माधवराव का, 61 से 72 तक है। इनका थोड़ा लंबा रहता है। इनका हमने देखा था कैसे उन्होंने मैसूर पे कल अटैक किया था हैदर अली के टाइम पे, और कई बार हैदर अली को पराजित भी किया था। तो वही है इन्हें माधवराव। ये निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ वो सरदेश मुखी के लिए बाध्य करते हैं। मराठों के और इतने मजबूत है ये माधवराव कि इनके संरक्षण में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद से दिल्ली आते हैं। आपको याद होगा 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद, तो अंग्रेजों की 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को 1765 में। एक हुआ था आपका दिल्ली के मुगल सल्तनत शाह आलम टू के साथ, और दूसरा हुआ था अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। तो जब इसके साथ संधि हुई थी तो संधि का पार्ट यह भी था कि अपने संरक्षण में अंग्रेजों ने इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय को नजरबंद कर लिया था। तो फिर ये बाद में मराठों से मदद मांगते हैं और उनके संरक्षण में ये दिल्ली आते हैं माधवराव के संरक्षण में। और फिर बाद में 1772 में टीबी से इनकी मृत्यु हो जाती है माधवराव की। इनके उपरांत नारायण राव पेशवा बनते हैं। नारायण राव 1 साल के लिए बनते हैं 1772 में। 73 में इनके ही चाचा रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी थी। रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी थी और 1773 में खुद रघुनाथ राव पेशवा बन जाता है। तो नारायण राव पेशवा की जो मृत्यु जब हो जाती है नारायण राव पेशवा की, तो उसके बाद उनकी जो विधवा होती हैं, उनकी पत्नी को पुत्र होता है, गंगाबाई को पुत्र होता है। उनका वही विधिक उत्तराधिकारी होता है। वो क्या होता है? विधिक उत्तराधिकारी होता है। तो इसी डर से रघुनाथ राव जो पेशवा बनता है, उसको लगता है कि मेरे खिलाफ, और इसी विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में सारे लोग थे। बाद में हम देखते हैं कि नाना फडणवीस जो थे, वो 12 मराठा सरदारों के मुखिया थे, तो उन्होंने भी इसी को अपना समर्थन दिया था कि ये बच्चा ही जो है विधिक उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो इस डर से क्या करता है रघुनाथ राव, जिसने खुद इसकी हत्या अपने भतीजे की हत्या करके गद्दी पे आया था, तो ये डर जाता है और फिर ये जाता है अंग्रेजों के पास और जाके कर लेता है सूरत की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 तक, और इसमें होती है मरा सूरत की संधि। सबसे पहले जाकर कौन करता है? रघुनाथ राव। किनसे करता है? मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर से करता है। आप देखिए अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल जीत चुके हैं, उनका मनोबल उत्तर भारत में बिल्कुल बढ़ चुका है कि वो हमने स्थापित कर लिया है बक्सर के युद्ध के बाद। तो अब इनकी नजर होती है मुंबई के ऊपर। कहाँ होती है इनकी नजर? मुंबई प्रेसिडेंसी के ऊपर इनकी नजर होती है। तो मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर गवर्नर ने रघुनाथ राव से सूरत की संधि की। रघुनाथ राव को ब्रिटिश का सहयोग मिला। अब संधि में क्या हुआ? ब्रिटिश ने इनको 2500 सेना की ट्रूप दे दी और बोले कि हम आपके सहयोग में रहेंगे जब भी आपका कोई युद्ध होगा। और उसके एवज में इसने क्या किया रघुनाथ राव ने? सालसेट वो बसीन का क्षेत्र ब्रिटिश को देने का वादा किया। तो ये ब्रिटिश को मिल गया। परंतु हुआ क्या कि संधि के बारे में मुंबई प्रेसिडेंसी मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल को बताया नहीं था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। 1773 में आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है इंडिया का। तो उसके कारण मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं उनके अधीन आ जाते हैं। तो इस संधि के बारे में इन्होंने अपने स्तर पे तो कर लिया था मुंबई प्रेसिडेंसी गवर्नर ने, पर उन्होंने इसकी सूचना बंगाल के गवर्नर जनरल को नहीं दी थी। तो मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने बताया नहीं था, तो इन्होंने इसको माना ही नहीं, बोला कि हमें तो बताया नहीं गया, हमारे संज्ञान में है नहीं, तो हम तो इसको नहीं मानते हैं। तो उस समय थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इस संधि को निरस्त कर दिया। उन्होंने सूरत की संधि को निरस्त कर दिया। 1775 में यह संधि हुई थी। रघुनाथ राव और
मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर के बीच। तो फिर 1776 में फिर से संधि होती है, वारेन हेस्टिंग्स करते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल करते हैं पुरंदर की संधि। यही पुरंदर का किला जीता था शिवाजी ने 1654 में, और यहीं से फिर इनको जय सिंह पकड़ के ले गया था औरंगजेब के दरबार में। तो ये है पुरंदर। तो पुरंदर की संधि होती है 1776 में, बंगाल के गवर्नर जनरल करते हैं इस बार। और वो क्या करते हैं, उसके दो तीन शर्तें हैं। एक तो सूरत की संधि जो हुई थी उसको निरस्त कर देते हैं, रघुनाथ राव को कोई सहयोग नहीं, इस पे बात बनती है कि ये इनको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और तीसरा जो सालसेट क्षेत्र होता है वो ब्रिटिश को दे दिया जाता है इस संधि के अनुसार। एक क्षेत्र वो, उनकी नजर नजर कहाँ थी, वसीन और सालसेट। तो सालसेट क्षेत्र ब्रिटिश को दे दिया जाता है पुरंदर की संधि से। अब इसमें क्या होता है, नाना फडणवीस क्या करते हैं इसमें, ये 12 मराठा सरदारों के नेता होते हैं। वो उस संधि के बाद एक घटना करते हैं कि पश्चिमी तट पर एक पोर्ट दे देते हैं, एक बंदरगाह दे देते हैं फ्रेंच को। इसके विरोध में अंग्रेज नाराज होकर के रघुनाथ राव के साथ देते हुए मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। तो मराठा वर्सेस ब्रिटिश का प्रथम आंग्ल मराठा वार होता है, जिसमें से ब्रिटिश पराजित होते हैं। देखिए मैसूर में पहले पराजित होते हैं, इसमें पहले पराजित होते हैं। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है, बंगाल में पहले पराजित हुए थे। तो ब्रिटिश की पॉलिसी क्या होती है, वार ट्रीटी, फिर स्टेबिलिटी आ गई वहां पे, फिर वार, फिर हार गए या जीत गए, जीते तब भी ट्रीटी, हारे तब भी ट्रीटी। और ये ट्रीटी इनके लिए ट्रीट है, मतलब ये संधि क्या है इनके लिए, ट्रीट है, पार्टी है इनके लिए। तो बस वेट कर रहे हैं, किसी को ना ये अपने किसी हार को अंतिम मानते हैं और ना सफलता को से ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, फिर नेक्स्ट सफलता के लग जाते हैं ये। तो 1779 में क्या होता है, बड़गांव की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मराठा वार की जो समाप्ति होती है इस संधि के साथ होती है। मुंबई प्रेसिडेंसी के पास जो भी क्षेत्र था उन्हें मराठा को लौटाना पड़ता है, सालसेट भी लौटा देते हैं मराठों को ये। ब्रिटिश के लिए अपमानजनक संधि होती है ये। और ये इतनी अपमानजनक संधि होती है तो वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल में बैठे हुए हैं वो क्रुद्ध हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो फिर से युद्ध स्टार्ट कर देते हैं। वो फिर से युद्ध स्टार्ट कर देते हैं और फिर कई किलों को जीतने लग जाते हैं वापस, मराठा के किलों को। तो फिर क्या होता है, सिंधिया द्वारा प्रपोज किया जाता है कि आप सालबाई की संधि कर लें। सिंधिया द्वारा, जो ग्वालियर में सिंधिया बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रपोजल भिजवाया कि आप सालबाई की संधि कर लें। तो अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स देखता है कि वहां पे दूसरे साइड में ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ रहा होता है वहां पे हैदर अली से। तो ये क्या करता है 1772 में, 1772 नहीं सॉरी, ये 1782 है, ये 1782 में सालबाई की संधि होती है। 1782 में सालबाई की संधि होती है, क्योंकि 1779 से 84 तक चल रहा है वहां पे क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध युद्ध किसके किसके साथ चल रहा है, मैसूर के साथ, हैदर अली के साथ। तो मौके की नजाकत को देखते हुए वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, सालबाई की संधि कर लेता है। और फिर इसमें क्या है, ब्रिटिश ने नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। तो नारायण राव को पेशवा स्वीकार करते हैं इस संधि के बाद। दूसरा, ब्रिटिश को सालसेट द्वीप मिल जाता है इस संधि के बाद। और लास्ट में वसीन वो अन्य क्षेत्र मराठों को फिर से वापस कर लिया जाता है। तो ये था आपका सालबाई की संधि, जिसके साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें इसका बैकग्राउंड देखते हैं क्या है। तो नारायण राव पेशवा है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और रघुनाथ राव का जो पुत्र अयोग्य होता है, ये बाजीराव टू, ये पेशवा बन जाता है। प्रथम इतने योग्य थे बाजीराव, और ये टू है, ये बिल्कुल अयोग्य होता है, ये पेशवा बन जाता है। आप देखिए पहले वाले में भी क्या हुआ था कि रघुनाथ राव आगे बढ़ के संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ, सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ जाकर के। तो अंग्रेजों को मौका मिलता है मराठों के बीच इंटरवीन करने के लिए, उनके आपसी झगड़ों में इंटरफेयर करके उनके बीच जाकर के अपना प्रभाव बनाने का। और फिर वही मौका यहाँ भी मिलता है उनको, बाजीराव टू दे देता है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। तो बाजीराव द्वितीय क्या करता है, उसमें आंतरिक युद्ध चल रहा होता है। होता क्या है कि जब बाजीराव टू पेशा बन जाता है तो 1801 में ये क्या करता है, होलकर के एक व्यक्ति को मार देता है। जो राजा होलकर का, जो इंदौर के राजा हैं होलकर, उनके भाई को मार देते हैं। ये बड़बड़ हत्या होती है। उसके विरोध में जो होलकर होते हैं वो अटैक कर देते हैं।
और वो पेशवा जो पुणे में होते हैं उनके और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। तो ये डर से, ये आंतरिक युद्ध चल रहा होता है बाजीराव द्वितीय का अपने मराठे कन्फेडरेसी के साथ। तो ये फिर उसके कारण होलकर से डर के ये चले जाते हैं ब्रिटिश के पास वापस, और 1802 में फिर से क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, बसीन की संधि। क्योंकि अंग्रेज तो जानते हैं कि जब उनके पास आप आओगे तो वो सीधे कहेंगे पहले संधि करो, पहले ट्रीटी करो, उसके बाद बताओ क्या करना है। तो एक कागज लेके हमेशा घूमते रहते हैं ये कि पहले इस पर साइन करो फिर बताओ हमें क्या करना है। तो 1802 में जब मदद मांगने जाता है तो ये संधि करवाते हैं अंग्रेज, किसकी, बसीन की संधि। ये क्या है, एक तरह की सहायक संधि थी। ये क्या थी, एक तरह की सहायक संधि। क्यों, 1798 में देखिए लॉर्ड वेलेजली आया था, और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का प्रतिपादक था। वो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। तो वो बस एक लेटर लेके घूमते रहता है, कैसे कोई मुझसे मदद मांगने आए और उसको मदद देने के नाम पे मैं उसे सहायक संधि करवा के अपने राज्य का विस्तार करूं, अंग्रेजी कंपनी में उसका विलय करवा लूं। तो बसीन की संधि क्या होती है, एक तरह की सहायक संधि। बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश के द्वारा सुरक्षा दी गई। इसमें क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश के द्वारा सुरक्षा प्रदान की कि आप जाके राज कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन इसका पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। पूरा खर्चा कहाँ देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और पेशवा का साम्राज्य पुणे में है, तो पुणे में क्या कहा गया कि ब्रिटिश के एक रेजिडेंट, एक अंग्रेज ब्रिटिश रेजिडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश रेजिडेंट पुणे में ही रहेंगे। आप देखिए उस समय लखनऊ में, हैदराबाद में, बंगाल में, इस हर जगह पे इनका रेजिडेंट था। तो इस कंडीशन में अगर पुणे मिल गया तो इनको और ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो गया दक्षिण में भी। तो एक तरह से चाबी मिल गई थी उनको इस बसीन की संधि के द्वारा अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का दक्षिण में। तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए कि बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच संधि होती है, बसीन की संधि 1802 में। और फिर ये लोकल जो लड़ते हैं ब्रिटिश के साथ तो उनको सबको डिफीट करते हैं वन बाय वन ब्रिटिशर्स। सिंधिया को भी करते हैं, भोंसले को भी करते हैं, होलकर को भी करते हैं वन बाय वन, और सबके साथ संधि करते हैं। तो बस खाली नाम आप याद रखिए, सिंधिया प्लस ब्रिटिश के बीच हुई थी संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, और इसके बाद सिंधिया साम्राज्य को उसने अपने विलय कर लिया था। सिंधिया साम्राज्य को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया गया था। तो सिंधिया साम्राज्य जो स्वतंत्र रूप से सिंधिया साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है इसके बाद 1803 में सूरजी अर्जन गांव की संधि के कारण। फिर भोंसले जो नागपुर में होते हैं उनके साथ, उनका भी ब्रिटिश के साथ युद्ध होता है, वो हार जाते हैं और देवगांव की संधि करते हैं 1803 में, और इससे भी आपका भोंसले साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जो इंडिपेंडेंस उनका राज्य वो खत्म हो जाता है। फिर होलकर होते हैं, होलकर इंदौर में, और ब्रिटिश साथ इनकी भी कौन संधि होती है, राजपुर घाट की संधि होती है। राजपुर घाट की संधि होती है, होलकर साम्राज्य इससे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से वन बाय वन ये सबको, मराठा कन्फेडरेशन जो अलग अलग थे सबको ये हरा करके उनसे संधियां करते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तीन मराठा युद्ध हुए थे अंग्रेजों के, आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें तीसरा ये वाला है 1817 से 18 के बीच तीसरा। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो उसमें स्थिति क्या चल रही है मराठे साम्राज्य में कि 1816 में रघुजी भोंसले की मृत्यु होती है, जो पेशवा हैं। उनका अल्पवयस्क पुत्र परसू जी होते हैं जिनको उत्तराधिकार मिलता है। और अप्पा साहिब, वो बुक्का बाई, जो माता होती है बुक्का बाई इनकी, वो इनके संरक्षक बनते हैं। अप्पा साहिब पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं, और घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो जो मेन तात्कालिक कारण था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का, उसे देखते हैं। तात्कालिक कारण क्या है, तात्कालिक कारण है 1816 में नागपुर की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि पिंडारी, आपने मूवी देखी होगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो आई थी आमिर खान की मूवी, उसमें पिंडारियों का दिखाया गया था। या भी एक मूवी आई थी सलमान खान की वीर, ये भी पिंडारियों के युद्ध पे बेस्ड था, पिंडारियों में बेस्ड था। तो पिंडारी मराठों के गुप्त सैनिक होते हैं। मराठों के क्या होते हैं, गुप्त सैनिक, से सभी कास्ट के सभी क्लास के लोग होते हैं पिंडारी में। तो जब जैसे जैसे मराठा साम्राज्य कमजोर होता है तो वैसे वैसे उनको रोजगार वगैरह मिलना कम हो जाता है, खत्म, नियमित रोजगार नहीं मिलता है पिंडारियों को। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने लगते हैं, डकैती करने लगते हैं। तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने लगती है, और इसका बहाना बनाकर वारेन हेस्टिंग्स को क्या मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है। और इसी पिंडारियों की एक गलती की वजह से ये प्रशासन के कारण बताते हैं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो पिंडारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करने लग जाता है वारेन हेस्टिंग्स। जब ये
स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने लगता है वारेन हेस्टिंग्स पिंडारियों के खिलाफ, तो मराठों को लगता है कि हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे स्वामित्व पे, हमारे प्रभुत्व पे एक आक्रमण है अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो मराठा के पेशवा बाजीराव टू अन्य संघों के मराठा सरदारों के साथ एक बार फिर से मिलकर के ब्रिटिश पर आक्रमण कर देते हैं। एक बार फिर से, एक एक करके सबने देखा, सबको हराया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, लेकिन फिर से ये सबके साथ एक मराठा सरदारों के साथ फैक्शन बना के, टीम बना के अटैक करते हैं 1817 में, पेशवा बाजीराव टू। परिणाम क्या होता है? पेशवा पेशवा पराजित होते हैं खिड़की में, भोंसले फिर पराजित होते हैं सीता बुल्दी में, और होलकर पराजित होते हैं महिदपुर में। होलकर कहाँ पराजित होते हैं? महिदपुर में। ये महिदपुर मालवा का एक क्षेत्र है। 1 जून 1817 को पुणे की संधि होती है। फिर इनके साथ सबको पराजित करके एक एक संधि कर लेते हैं। ये तो हमेशा टीटी लेके घूमते रहते हैं कि हार गए तब भी संधि, जीत गए तब भी संधि। तो इस बार ये तीनों से जीतते हैं और तीनों के साथ संधि करते हैं। पेशवा को हराते हैं और पुणे की संधि करते हैं। खिड़की में पराजित करके इनके साथ पुणे की संधि करते हैं 1 जून 1817 को। नवंबर में करते हैं संधि ग्वालियर के साथ, ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ करते हैं। और फिर होलकर जो इंदौर है, उनकी संधि होती है मंदसौर के साथ। सॉरी, होलकर के साथ संधि होती है, मंदसौर की संधि होती है 1818 में। मंदसौर की संधि होती है होलकर के साथ, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये तीन जो पार्ट हैं, कन्फेडरेशन है, इन तीनों को हटा करके तीनों के साथ संधि करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जून 1818 में पेशवा ने समर्पण कर दिया, और जिसके बाद मराठा संघ विघटित हो गया। पेशवा पुणे की संधि 1 जून को करके, और उसके बाद ये सबमिट कर देते हैं, हैंड्स अप कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, और फिर मराठा संघ विघटित हो जाता है, पेशवाई समाप्त हो जाती है। पेशवा बाजीराव को कानपुर के पास बिठूर की जगह में पेंशनर बनाकर भेज दिया जाता है। पेशवा बाजीराव को कानपुर के पास बिठूर में पेंशनर बनाकर भेज दिया जाता है, और वहीं फिर आके नाना साहिब निकल के आते हैं, जो कि आप देखेंगे 1857 के विरोध में उनका नाम आता है, जो हम देखेंगे बाद में। और अंग्रेज क्या करते हैं, जब ये सारे कन्फेडरेशन खत्म हो जाते हैं, पेशवाई खत्म कर देते हैं, तो शिवाजी के जो वंशज थे, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का शासक बना देते हैं, सतारा का शासक बना देते हैं, और बाद में सहायक संधि लागू करके उसे भी अंग्रेज साम्राज्य से मिला देते हैं, विलय करवा लेते हैं। तो यह थी 3 आंग्ल मराठा वार के बाद होने वाली स्थिति या परिणाम, उसके बाद जो हुआ है उसका विश्लेषण। तो दोस्तों, हमने आज विस्तार से देखा पूरा मराठा साम्राज्य, शिवाजी से लेकर के पेशवाई तक, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से, किन परिस्थितियों में 3 आंग्ल मराठा वार हुआ, उनके क्या परिणाम हुए, और किस तरह से बाद में जाकर मराठा साम्राज्य भी अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार करते हुए उनके साथ विलय कर हो जाता है। अब देखते हैं इसे जो क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन आते क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हैं। तो एक बार आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया और नोट्स बना लिया होगा, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मराठों के उत्कर्ष का क्या कारण रहा है, तो मैंने बताया धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना कहाँ से आई थी? औरंगजेब के धार्मिक असहिष्णु नीतियों के कारण धार्मिक चेतना का, एक नव चेतना का उदय हुआ था, एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। भौगोलिक सुरक्षा मैंने बताया था आपको कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण भी आपके मराठों का उदय हुआ था। राजनीतिक जागृति हुई थी, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का पतन हुआ था, छोटे छोटे साम्राज्य का उदय होना स्टार्ट हुआ था, तो उसमें से राजनीतिक स्थितियां ऐसी बन रही थी जिससे मराठों के उत्कर्ष में सुविधा हुई, आसानी हुई। उच्च नेतृत्व शक्ति, शिवाजी के समय हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया, और अपने गुरिल्ला वार की पद्धति, टैक्टिकल वार की पद्धति से उन्होंने अपने आपको स्ट्रॉन्ग किया, आप मराठों को स्ट्रॉन्ग किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, सारे इसके आंसर सही है, चारों इसके कारण थे। ठीक है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? हमने देखा था कहाँ थी, रायगढ़ में थी। 1674 में इन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया था, काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, पंडित विश्वेश्वर भी कहते हैं उनको, 1674 में। ठीक है, तो रायगढ़ में था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? यही रायगढ़ में हुआ था। सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? क्या था? गुरु समर्थ रामदास। समर्थ गुरु रामदास भी कहते हैं, गुरु समर्थ रामदास भी कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट एक रचना थी, वो रचना क्या थी? दास बोध।
जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि इनके विचार समन्वयवादी थे। शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत या दाबीर। उसके बाद किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गए? ये हमने क्वेश्चन देखा था। ये कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के समय से इन्होंने जो पेशवाई का पद था उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और इन्हीं के पुत्र थे बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी वाले। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। राजा राम की पत्नी थी, जिनके पुत्र उस समय अल्पवयस्क थे, शिवाजी द्वितीय। तो उनको ये संरक्षण प्रदान कर रही थी ताराबाई। मराठा देवियों में किसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? किसने किया? ताराबाई ने किया, वही ताराबाई। ठीक है, राजा राम की पत्नी। अहिल्याबाई होलकर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पर वो यहाँ पे आंसर नहीं है। सरंजामी प्रथा क्या थी? मराठों की भू राजस्व प्रथा थी। सरंजामी प्रथा क्या थी? मराठों की भू राजस्व प्रथा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? जो मराठा के राजस्व के दान थे, दाव थे, वो किस नाम से जाना जाता है? चौथ। कहते थे ना कि गब्बर से के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, गब्बर, तो वही था ये चौथ। कि शिवाजी के या मराठों के ताप से सिर्फ एक ही बचा सकता है तुम्हें, वो है सिर्फ खुद मराठे। और उसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? 2 मुट्ठी अनाज, मतलब चौथ, 1/4 आय का हिस्सा देना पड़ेगा। ये रहा आपका, किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, प्रत्यक्षदर्शी था? तो कौन थे? काशीराज पंडित। इन्होंने क्या कहा था कि यह तीसरा पानीपत का युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी हुआ। ये क्वेश्चन आ गया आपका, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या था कि लाहौर के जो तैमूर शाह थे उसको निष्कासित कर दिया गया था मराठों के द्वारा। तो मराठों के द्वारा लाहौर से उनके वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेने आया था अहमद शाह अब्दाली पानीपत में। ठीक है। और उसके बाद सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र किसको बना गया था? रूहेला सरदार कौन था? नजीब उद दौला या नजीब खान? नजीब उद दौला या नजीब खान? और लास्ट क्वेश्चन इसका, मोडी लिपि। मैंने बताया था आपको कि शिवाजी ने मोडी लिपि का भी विकास किया था अपने अभिलेखों विलेखों को लिखने के लिए। तो किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मराठों के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका मराठा साम्राज्य समाप्त होता है। और मराठे साम्राज्य को हम करने के बाद आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम 1857 की क्रांति को विस्तार से देखेंगे। तो एक बार आपके 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप फिर से सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। और अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप उसको रिवाइज कीजिए। और जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है आपको, आप कमेंट में जरूर दीजिए। समय के समय रहते हम उसको देख लेंगे, और आपको एग्जाम में जो भी दिक्कत आएगी उसको हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद।